साथियों, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो अगला पार्ट है हमारा इतिहास का। कल हमने 20 क्वेश्चन को देख लिया था। आज जो है कल स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आज हम लोग उसका अगला पार्ट डाल रहे हैं जिसमें हम लोग 21वें नंबर से शुरू करेंगे। ये चंद्रहासिनी अकेडमी का टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन यहां से। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न उपाधियों को उनके शासकों से सुमेलित करें। अर्थात एक तरफ उपाधि दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनका शासक दिया हुआ है या राजवंश दिया हुआ है। सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की उपाधि इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में केवल 2 लोगों ने धारण की थी। एक महाशिव तिवारदेव और दूसरा पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसमें पृथ्वीदेव प्रथम कहां पर है? नहीं है। महाशिव तिवारदेव है क्या? जी हाँ बिल्कुल, तिवारदेव 2 नंबर पर दिख रहा होगा आपको, तिवारदेव। सेंट ऑफ जेरूसलम, ये उपाधि जो है रुद्र प्रताप देव की है। तो ये किस नंबर हो जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक है। सी का देखिए परम भागवत, परम भागवत की उपाधि जो है पांडु वंश के शासक धारण करते थे। अगला जो है ये राजयोगी, राजयोगी की उपाधि जो है राजसी तुल्य वंश के शासक धारण करते थे। तो कौन सा हो जाएगा? 2 3 1 4। देखिए किसमें है? 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको एक ही आंसर पता रहता कि सकल कोसलाधिपति उपाधि किसके किसने धारण की थी, तब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए भाई अगला देखते हैं, बानाबरत से किस राजवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बानाबरत ये जो है दुर्ग जिला में, कौन से जिला में जी? दुर्ग जिला में। अब बानाबरत दुर्ग से गुप्त वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यदि यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि गुप्त के सर्वाधिक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना खैरताल से सर्वाधिक 215 उत्पीड़ितान सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? अगला देखिए, सिरपुर नगर का प्राचीन नाम क्या है? सिरपुर नगर का प्राचीन नाम प्रसन्नपुर था? नहीं, ये मल्हार का था। कौन सी जगह का? मल्हार। प्रसन्न मात्र ने अपने नाम पे बनाया था। रत्नपुर, रत्नपुर ये रतनपुर का था। चित्रांगदपुर, जी हाँ, ये जो है बभ्रुवाहन ने, महाभारत कालीन भभ्रुवाहन ने अपनी माता चित्रांगदा के नाम पर इस शहर को बसाया था। और ये भभ्रुवाहन कौन था भाई? भभ्रुवाहन ने, भभ्रुवाहन ने अपनी माता किसके नाम पे? चित्रांगदा के नाम पे। और ये चित्रांगदा का पति कौन था? तो महाभारत के एक महान योद्धा अर्जुन। इन दोनों का पुत्र था भभ्रुवाहन, जिसने अपनी माता के नाम पे चित्रांगदपुर बसाया था, जो वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। पुष्करी यदि पूछा जाए तो पुष्करी कौन सी जगह कहा जाता था? तो भोपालपट्टनम को क्या कहा जाता था? पुष्करी कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया 23 क्वेश्चन। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं 24वें क्वेश्चन से। चलिए भाई देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप अब कमेंट करके भी बताएंगे कि श्रीपुर को और क्या कहा जाता था और क्या क्या इसके अन्य नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का कार्यकाल रहा। तो छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश का कार्यकाल माना जाता है 1000 से 1041 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें जो है प्रारंभ जो 1000 में होगा, अर्थात संस्थापक कौन होंगे? प्रारंभ जब 1000 ईस्वी से चालू होगा तो इसके संस्थापक देखने को मिलेंगे आपको कलिंगराज, कलिंगराज। और अंतिम शासक 1741 में अंतिम शासक कौन होंगे? तो ये होंगे रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। यहां तक क्लियर है? ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न कलचुरी शासकों में कौन सबसे पहले शासक हुआ? यहीं पर आपको दिख रहा होगा, जो सबसे पहले शासक थे वो कलिंगराज थे, जिनका शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कलिंगराज ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, कौन से स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 26 नंबर 26वां क्वेश्चन।
26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो माण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अर्थात रत्नदेव के संबंध में, सॉरी जी, रत्नदेव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए भाई, रत्नदेव के बारे में क्या क्या, तो माण से शासन करने वाला अंतिम शासक था। ठीक है, बिल्कुल सही है। रत्नदेव ने जो है, कौन से राजा ने, ये जो है रत्नदेव, इन्होंने दो जगह से शासन किया है, तो माण से और दूसरा रत्नपुर से, रत्नपुर। ठीक है, तो माण में केवल इन्होंने 5 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, 1045 से 50 तक। उसके बाद 1050 में ये ले गए अपनी राजधानी कहाँ, तो रतनपुर। तो माण से शासन करने वाले अंतिम शासक, बिल्कुल सही। रतनपुर से शासन करने वाले प्रथम शासक, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गज किला रतनपुर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये जो गज किला है रतनपुर का, ये रत्नदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। और ये जो गज किला है उसमें रावण की एक ऐसी प्रतिमा है, एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें वह स्वयं का सर काट रहा है, स्वयं का सर काट रहा है। और ये गज किला कहाँ है? तो ये गज किला आपको देखने को मिलेगा रतनपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, अमोदा ताम्रपत्र में किस कलचुरी शासक को 21,000 गांव का अधिपति बताया गया है? ठीक है, 21,000 गांव, कितने गांव? 21,000 गांव का अधिपति बताया गया है पृथ्वीदेव प्रथम को। पृथ्वीदेव प्रथम को अमोदा ताम्रपत्र में, कौन से ताम्रपत्र में? अमोदा ताम्रपत्र में। और इसी ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पृथ्वीदेव ने और कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? आप कमेंट करके बताएंगे इनकी अन्य उपाधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से किस कलचुरी राजा के काल में त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण का आक्रमण हुआ था? ठीक है, ये जो है त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो ये किया था रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, कारण क्या था? तो देखिए, ये जो जाजल्यदेव प्रथम है, इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। पहला ऐसा राजा होगा जाजल्यदेव प्रथम जो स्वयं को स्वतंत्र शासक बोलेगा और ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश की अधीनता अस्वीकार कर देगा। जाजल्यदेव बहुत शक्तिशाली राजा रहता है, तो इस समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक इस पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। जैसे ही उसका बेटा गद्दी पर बैठता है रत्नदेव द्वितीय, जो है गयाकर्ण, इनके ऊपर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। दोनों में युद्ध हो जाता है जिसमें गयाकर्ण क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। रत्नदेव द्वितीय जीत जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कलचुरी शासक के किस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि हल का प्रयोग भूमि मापन के लिए होता था? ठीक है, कौन से अभिलेख या कौन से शिलालेख से? तो याद रखिए, ये हमें जानकारी मिलती है कोनी शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? कोनी शिलालेख से। एक हल इक्वल टू कितना होता था? एक हल किसके बराबर होता था? तो एक बैल द्वारा जोते गए खेत को कहा जाता था एक हल। एक बैल द्वारा जोते गए खेत को एक हल कहा जाता था। आप कमेंट करके बताएंगे ये कोनी अभिलेख और ये जो हल है, इन दोनों का संबंध कौन से राजा से है, कौन से कलचुरी शासक से है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 31वां क्वेश्चन पूछ रहा है, जाजल्यदेव द्वितीय के शासन काल में त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने आक्रमण किया और यह युद्ध जो है सिवरी नारायण पर लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? सिवरी नारायण में लड़ा गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किया था? ठीक है, तो कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग करने वाले राजा होंगे प्रतापमल।
अब कारण क्या होता है कि प्रतापमल के बाद जो है लगभग 200 वर्षों के बारे में 200 वर्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसे ही कहा जाता है अंधकार युग। अंधकार युग, ठीक है, अंधकार युग। और यही ऐसे अंतिम शासक होंगे जो कलचुरी संवत का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधकार युग के बाद अगले राजा कौन बनेंगे, कमेंट करके बताएंगे। किसने अपनी राजधानी रतनपुर से छुरी कोस गई स्थानांतरित की थी? तो ये जो है अंधकार युग के बाद जस्ट राजा बनेंगे बहारेंद्र शाह, और ये अपनी राजधानी शिफ्ट कर देंगे छुरी कोस गई। कौन सा जगह? छुरी कोस गई। दरबारी कवि गोपाल मिश्र किसके दरबार में थे? तो याद रखिए, दरबारी कवि जो गोपाल मिश्र है वो राज सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो इनकी एक रचना है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था, और उसका नाम है खूब तमाशा। खूब तमाशा। और क्या जानना है, इन्होंने इसे कब लिखा था, ये आपको कमेंट करके बताना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन। रघुनाथ सिंह के काल में भास्कर पंथ का आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो रघुनाथ सिंह के काल में भास्कर पंथ कौन था? ये रघु जी प्रथम का सेनापति था, जिसने जो है रतनपुर क्षेत्र में आक्रमण किया था। और ये आक्रमण 1741 में हुआ। किसके ऊपर हुआ? रघुनाथ सिंह के ऊपर। भास्कर पंथ ने एक तोप से क्या किया था? यहाँ के एक किले को उड़ा दिया था, जिससे रानियों ने क्या कर दिया? श्वेत ध्वज फहराकर शांति का प्रतीक बता दिया। और रघुनाथ सिंह इस समय पुत्र वियोग में डूबा हुआ था। इसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उसी दुख में डूबा हुआ था, और उसने जो है बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार ये युद्ध हुआ ही नहीं, और रतनपुर का क्षेत्र डायरेक्ट किनके हाथों में चला गया? तो मराठा शासकों के हाथों में चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन। 36वां क्या बोल रहा है? 36वां पूछा गया है, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें जब भी आपको असत्य पूछा जाए तो असत्य को गोल घेर लीजिए। चलिए पहला देखते हैं। रत्न देवी की पत्नी का नाम नोनल्ला देवी, बिल्कुल सही। पृथ्वी देव प्रथम की पत्नी का नाम राजल्ला देवी, ये भी बिल्कुल सही। जाजल्ल देव की पत्नी का नाम सोमल्ली देवी, नहीं, ये लाक्षला देवी था या लाक्षल्ला देवी था, तो गलत क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। रत्नदेव तृतीय की पत्नी रल्हा एवं पद्मावती, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें सही पूछा गया है, गलत, असत्य पूछा गया है, गलत पूछा गया है, तो इसका सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं भाई। ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इनका पूरा नाम था ब्रह्मदेव राय। क्या नाम था जी? ब्रह्मदेव राय। और ब्रह्मदेव राय किसके पुत्र थे? तो ये रामचंद्र देव के क्या थे? पुत्र थे। और रामचंद्र देव ने अपने पुत्र के नाम पर ही रायपुर शहर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी कालीन मंत्रीगण व्यवस्था में कौन राजा का प्रशासनिक सलाहकार हुआ करता था? तो याद रखिए, ये जो महामंत्री है ये राजा का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार हुआ करता था। ये जो है प्रमुख मंत्री हुआ करता था। कौन? महामंत्री। ये क्या हुआ करता था? प्रमुख मंत्री। महासंधि विग्रह, ये क्या होता है? संधि किससे करेंगे जी? विदेशों से संधि करेंगे, तो विदेश प्रमुख हुआ करता था। अभी देखें, अभी की दृष्टि में तो विदेश मंत्री हुआ करता था, ठीक है। और महाप्रमात्री, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे महाप्रमात्री कौन हुआ करते थे, क्या उनका कार्य था। 2 मैं बताया, 1 आप कमेंट करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोशिश करिए चारों के बारे में क्या क्या आप जानते हैं उसको रिकॉल करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कलचुरी शासक में एक बरहा कितने गांव से मिलकर बनता था? तो बरहा कितने गांव से
12 गांव से। कितने गांव से मिलकर बनेगा भाई? 12 गांव से मिलकर बनता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर किसने छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किया? कल्याण साय ने क्या किया था? शिवनाथ नदी के आधार पर जमाबंदी प्रणाली की थी, जिसमें इसने 18 गणों को 2 भागों में बांट दिया था। आधार क्या था? शिवनाथ नदी। और इसका प्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मिस्टर चिस्म। कौन थे जी? मिस्टर चिस्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर चिस्म। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल बस्तर के छिदक नागवंशों की राजधानी रही है? तो बस्तर के छिदक नागवंशों की राजधानी कौन सी रही? दंतेवाड़ा रही, जी हाँ। बारसूर रही, जी हाँ। चक्रकोट भी थी क्या? ये चक्रकोट के बारे में संशय है। यदि ऑप्शन में इस प्रकार दिया जाता है तो यदि ए बी सी तीनों दिया रहता तो तीनों ले सकते थे, लेकिन इसमें दंतेवाड़ा बारसूर दोनों कंफर्म है और दोनों के दोनों एक ऑप्शन में दिए हुए हैं क्या? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको वो पूछ रहा है कि इसमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा करके, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। कुरुषपाल अभिलेख सोमेश्वर देव की भाषा क्या है? तो ये जो कुरुषपाल अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो ये छिंदक नागवंश से संबंधित है। छिंदक नागवंश, जिसमें छिंदक नागवंश में सबसे प्रतापी शासक बोल सकते हैं हम लोग सोमेश्वर देव प्रथम को, ठीक है। सोमेश्वर देव प्रथम। और इनकी जो भाषा थी छिंदक नागवंशी लोगों को, ये थी संस्कृत और लिपि थी देवनागरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? लिपि पूछा गया है कि भाषा पूछा गया है? भाषा पूछा गया है। ए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 43वां क्वेश्चन पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। काकतीय वंश के संबंध में, यह बस्तर का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके संस्थापक हमीर देव? नहीं, बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ में इस वंश के संस्थापक अन्नम देव हुआ करते थे। तो ये दूसरा जो है कट जाएगा। तीसरा, पुरुषोत्तम देव द्वारा गोंचा पर्व प्रारंभ किया गया था। पुरुषोत्तम देव द्वारा गोंचा पर्व प्रारंभ किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम देव ने राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित की? जी नहीं, ये गलत है, ठीक है। इन्होंने चक्रकोट से मघुंता स्थानांतरित किया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 और 3 किसी ऑप्शन में है क्या? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आप कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन कौन से ऐसे राजा आएंगे पुरुषोत्तम देव को जो राजधानी परिवर्तन करेंगे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान राजधानी को ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। दलपत देव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन है भाई? प्रथम भोसला आक्रमण नीलू पंथ ने इनके शासनकाल में किया था। दलपत देव के समय बिल्कुल सही बात है, नीलू पंथ ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। इनके द्वारा निर्मित दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रानी चोरिस विद्रोह अर्थात रानी का कोप किसके विरुद्ध था? तो रानी चोरिस, जिसे क्या कहा जाता है? रानी का कोप, बस्तर में प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो ये किसके विरुद्ध था? तो ये था भैरम देव, ठीक है। किसके विरुद्ध था? भैरम देव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये रानी का चोरिस ये किसके नाम से जाना जाता है? तो रानी जुग कुंवर। ये जो है भैरम देव की 2 पत्नी हुआ करती थी, एक का नाम था जुग कुंवर, दूसरे का नाम स्वर्ण कुंवर। तो जब भैरम देव को अंग्रेजी अधिकारी ने एक और शादी करने को कहा नोनी बाई से, तो उसके विरोध में रानी जुग कुंवर ने उनका विद्रोह किया और कहा कि राजा या तो फिर शासन छोड़ दे, गद्दी छोड़ दे, या फिर
नोनी देवी को छोड़ दे, जिसे हम लोग रानी चोरिस अर्थात रानी का कोप कहते हैं, जो कि एक सफल आंदोलन रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक जो है 1922 में हुआ था, और जिस समय वो उनका राज्याभिषेक किया गया महज वो 12 वर्ष की थी। आप कमेंट करके बताएंगे ये किसकी पुत्री थी। इसका एक उपाधि भी देख चुके हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में, किसकी पुत्री थी। क्लियर है, आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 46 के बाद 47वां क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजाति विद्रोहों में कौन सर्वप्रथम घटित हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था वो हुआ था हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह 1774 में। कब हुआ, 1774 में। परलकोट विद्रोह कब हुआ, 1824-25 में। ठीक है। तारापुर विद्रोह ये कब हुआ, 1842 से लेकर 53 तक, 52-53 तक। ये कब हुआ, मेरिया विद्रोह 1842 से लेकर 63 तक। ये मुख्यतः 54 माना जाता है। इतना चीज बन जाएगा। हलवा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके थे अजमेर सिंह। आप बताएंगे परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तारापुर के। मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, कोई विद्रोह का कारण था। कोई विद्रोह का क्या कारण था। कोई विद्रोह आपको जानना है। जब भी कोई विद्रोह आए पहले तो याद रखिए किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया था नागुल दोरला के द्वारा। किसके द्वारा, नागुल दोरला के द्वारा। इनका नारा क्या था, नारा था 1 साल। नारा क्या था इनका, 1 साल वृक्ष के पीछे 1 सर। अर्थात यदि 1 साल के वृक्ष को काटेंगे तो 1 सर कटेगा, ऐसा बोलते थे नागुल दोरला। ठीक है। तो ये क्यों किया गया था, दिख रहा होगा आपको, साल की कटाई के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो ये जो भूमकाल विद्रोह है इसकी शुरुआत पूसपाल बाजार से हुई थी। पूसपाल बाजार जिसको क्या किया था, लूट लिया था। ठीक है, लूट लिया गया था। बन जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, भूमकाल विद्रोह की। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रथम शिलालेख दंतेवाड़ा शिलालेख किस वंश से संबंधित है। तो इसका जो है संबंध आपको देखने को मिलेगा काकतीय वंश के राजा दिक्पाल देव से। किससे, दिक्पाल देव से। और इसका नाम है दंतेवाड़ा शिलालेख। शिलालेख जिसमें क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा का गद्य रूप में लिखा गया है। उसे गद्य रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा भी शामिल की गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे जी, तो ये थे बिंबाजी भोसले। कौन थे, बिंबाजी भोसले। इनका माना जाता है 1858 से लेकर 1887 तक इनका शासनकाल माना जाता है। नांदगांव नामक जमींदारी प्रारंभ की थी। ठीक है, तो नांदगांव नामक जमींदारी किसने प्रारंभ की थी, माफ कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिंबाजी। बिंबाजी ने राजनांदगांव एवं खुज्जी नामक 2 जमींदारी प्रारंभ की थी। कौन कौन सा, राजनांदगांव और खुज्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिंबाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूबा शासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका प्रारंभ 1787 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप कमेंट करके बताएंगे अंतिम सूबेदार कौन थे।
इस शासन पद्धति के अंतर्गत प्रदेश में 8 सूबेदार नियुक्त किए गए थे। ये भी एकदम सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। चलिए देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन में है 1 2 3। चौथा। अच्छा, चौथा कथन दिया है जी। देखिए चलिए चौथा कथन क्या बोल रहा है। चौथा पूछ रहा है ब्रिटिश रेजिडेंस जेनकिंस ने सूबा पद्धति को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन पी वांस एगेन्यू ने राजधानी रतनपुर से रायपुर किस वर्ष स्थानांतरित की थी? तो ये जो है एगेन्यू, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1818 से 24 तक इनका शासनकाल माना जाता है। और जब ये कर दी रतनपुर से रायपुर, जस्ट पद संभालते समय ही, अर्थात डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, जब ये सत्ता में आए तब इन्होंने 1818 में राजधानी परिवर्तन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है रघुजी तृतीय के काल में हुए सुधार कार्यों में क्या शामिल नहीं है? तो रघुजी ने ठगों का दमन किया था। बिल्कुल सही है, सही बात है। ठगों का दमन किया था, सही है। पिंडारियों का अंत भी किया था उन्होंने। सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं, ये गलत है। सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाया था इन्होंने। ठीक है, नर बलि प्रथा पर रोक। ठीक है, नर बलि प्रथा ये भी बिल्कुल सही है। उस समय बस्तर क्षेत्र में नर बलि की प्रथा चल रही थी जिस पर रघुजी तृतीय ने रोक लगा दिया। तो इसमें क्या पूछा गया है भाई? क्या शामिल नहीं है, अर्थात असत्य कौन सा है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा कालीन राजस्व अधिकारी कौन हुआ करता था? तो मराठा कालीन जो राजस्व अधिकारी हुआ करता था उसे कहा जाता था फडणवीस। क्या कहा जाता था जी? फडणवीस। ये जो है मराठा कालीन राजस्व अधिकारी हुआ करता था। मराठा कालीन राजस्व में शायर किस प्रकार का कर था? तो शायर क्या रहता है? शायर आदमी जिंदगी में आना जाना लगा रहता है। ठीक है, शायर आदमी दुनिया भर का लिखते रहता है आने जाने के बारे में। तो लिखिए आयात निर्यात कर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आबकारी कर को क्या कहा जाता था भाई? इसे कलाली कहा जाता था। जुर्माना राशि को सेवई जिसे अस्थायी कर कहा जाता था, और वार्षिक नजराना को टकोरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टकोरी कहा जाता था। क्लियर है? आप कमेंट करके बताएंगे सेवई क्या होता था। सेवई क्या होता था? खाने का नहीं है सेवई है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, बताएंगे सेवई क्या था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1854 में किया गया था। कमेंट करके बताएंगे किसके द्वारा किया गया था छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत। ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में खालसा भूमि किस प्रकार की भूमि थी? तो खालसा भूमि जो है वो एक शासकीय भूमि हुआ करती थी, जबकि जमींदारी भूमि जमींदारों के अंतर्गत आने वाली भूमि हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 60वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, इसे नहीं आ जाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सोनाखान गांव में आग लगा देने के कारण क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह द्वारा आत्मसमर्पण कब किया गया? तो इनके द्वारा जब इनके गांव को आग लगा दिया गया तो 2 दिसंबर 1857 को इनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया, जबकि इनकी प्रथम गिरफ्तारी जो है 2 अक्टूबर 1856 में हुई थी। ठीक है, बन जाएगा ये। और इसके बाद क्या जानना है आपको? इसके बाद आपको जानना है इन्हें फांसी कब लगाई गई थी। ये आपके लिए जो है कमेंट करके आंसर करना है आपको। आपके लिए क्वेश्चन है उन्हें फांसी कब दिया गया था और कौन से स्थान पे दिया गया था। क्लियर है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई। ठीक है, कहां पे दी गई, कौन से स्थान पे, रायपुर के कौन से स्थान में दी गई थी? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 61वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 61वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
61वां क्वेश्चन में पूछा गया है, रायपुर के सिपाही विद्रोह के नेतृत्व हनुमान सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह तीसरी बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर थे, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने राजेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी, मेजर सिडवेल की हत्या भी इन्होंने की थी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। 19 जनवरी 1858 हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जी नहीं, हनुमान सिंह को नहीं, हनुमान सिंह के साथी 17 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और उन्हें 22 जनवरी 1858 को उन 17 सिपाहियों को फांसी दे दी गई, ये भी सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, तो असत्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें ब्लर आ रहा था, क्या है, कुछ समस्या आ गई थी, उसके चलते हम लोग यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं भाई 62वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कहे जाते हैं सुरेंद्र साय। इनको प्रथम बार गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इन्हें प्रथम बार गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से ये फरार हो गए थे, और दोबारा इनकी गिरफ्तारी की गई और उन्हें अर्सीगढ़ किला में रखा गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। इन्हें प्रथम बार गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, यदि ये पूछा जाता किस जेल में उनकी मृत्यु हुई, अर्सीगढ़ किला आ जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ से भाग नहीं लिया था? तो माधवराव सप्रे ने भाग लिया था, रामदयाल तिवारी ने भी भाग लिया था, डोमार सिंह ने भी भाग लिया था, रामचंद्र राव लाखे ने भाग नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये था, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका माफ कीजिए, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण बीच में रुकावट आ रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ को संभाग के रूप में स्थापित कब किया गया? छत्तीसगढ़ के संभाग के रूप में स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1862 में। 1862 में कुल 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग जी? 5 संभाग, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ संभाग था। दूसरा आपको जानना है सागर संभाग, सागर और नदी का रहता है क्या? तीसरा था गोदावरी, सब नदी जाके किसमें मिल जाएगी? सागर में, गोदावरी। और 2 थे पूर्व नाम से, एक था जबलपुर और दूसरा था नागपुर। ये सब संभाग बनाए गए थे उस समय। ठीक है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना था, लेकिन इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बस्तर जिला नहीं आता था, बस्तर क्षेत्र नहीं आता था। बस्तर को रखा गया था गोदावरी संभाग के अंतर्गत। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन के समर्थ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना कहाँ की थी? तो समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजिम में की थी 1905-6 में। कब की थी भाई? 1905-6 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो राजिम में की थी। देश में प्रथम छात्र हड़ताल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे ठाकुर प्यारेलाल। देश का प्रथम छात्र हड़ताल कहलाता है भाई ठाकुर प्यारेलाल द्वारा किया गया छात्र हड़ताल, जो कि नांदगांव हाई स्टेट स्कूल में किया गया था ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, छत्तीसगढ़ में इसकी शाखा रायपुर में स्थापित हुई थी, बिल्कुल सही है। दुर्ग से इसे नेतृत्वकर्ता ई राघवेंद्र राव थे। दुर्ग से इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राघवेंद्र राव, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में केवल एनी बेसेंट की समर्थित होम रूल आंदोलन सक्रिय रही। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल जो है तिलकवादी जो होम रूल लीग था
वही सक्रिय रहा। एनी बेसेंट का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये सत्य नहीं, क्वेश्चन असत्य है पूछना चाहिए था, तब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहता। ये प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते सत्य लिखा गया है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं भाई। ये 68 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 69 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। 69 क्या बोला गया है, कंडेल नहर सत्याग्रह का एक कारण नहर विभाग के समझौते का ग्रामीणों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना था। यह समझौता कितने वर्ष का था, यह समझौता 10 वर्ष का था। कितने वर्ष का, 10 वर्ष, जिसमें अर्थदंड कितना लगा दिया गया था, जुर्माना लगा दिया गया था किसानों के ऊपर 40-50 अर्थात 4050 रुपए, जिसका विरोध किसानों ने किया और यह अर्थदंड हटा दिया गया। इस जो है सत्याग्रह का कारण क्या था, तो मिस्टर हैरियट ने जो नहर बनाया था, ठीक है, उसका पानी उपयोग करने के लिए किसानों को जबरदस्ती प्रेशराइज किया गया था, ठीक है। अब किसानों ने उसका विद्रोह किया और उनका विद्रोह सफल रहा और ये जो अर्थदंड है और ये जो 10 वर्ष है उसको हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। गांधी जी 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंची, सही है बिल्कुल, ठीक है। बाजीराव कृदंत ने धमतरी वासियों की ओर से 2000 रुपए की भेंट गांधी जी को दी थी, 2000 नहीं 501 रुपए की भेंट तिलकवादी स्वराज फंड के लिए महात्मा गांधी जी को बाजीराव कृदंत ने धमतरी वासियों की ओर से दिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक हो जाएगा। 501 रुपया दिए थे, 2000 नहीं दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के समय निम्न में से किसने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। तो राय साहब की उपाधि का त्याग करने वाले व्यक्ति थे वामन राव लाखे। इन्होंने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था, जबकि नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। राय बहादुर, कौन सी उपाधि का, राय बहादुर। काजी शमशेर खान साहब की उपाधि का त्याग किया था, ठीक है, और ये इससे शामिल भी नहीं थे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्वराज दल के नेताओं को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। रायपुर में कौन थे भाई, तो रायपुर में आपको देखने को मिलेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर में कौन थे, तो बिलासपुर में इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे ई राघवेंद्र राव, ठीक है। दुर्ग में कौन थे, तो दुर्ग में आप लोग जानते ही होंगे घनश्याम सिंह गुप्त। और राजनांदगांव के सबसे फेमस व्यक्ति थे ठाकुर प्यारेलाल। तो क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में नेतृत्वकर्ताओं के गिरफ्तारी होने के बाद किसने नेतृत्व संभाला। तो इसमें जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका नेतृत्व, जब सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गिरफ्तार हो गए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका जिम्मा उठाया था। ये जो है सिहावा नगरी सत्याग्रह ये 1922 के आसपास चल रहा था और उस समय असहयोग आंदोलन प्रभावी था। तो याद रखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में सक्रिय था। तो कौन सा हो जाएगा, सिहावा जंगल सत्याग्रह। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह का स्थगन किस अंग्रेज अधिकारी व सत्याग्रही के बीच हुआ। तो ये जो है फ्रॉक स्लाई एवं विठल भाई पटेल के मध्य हुआ था। झंडा सत्याग्रह का स्थगन जो है इन दोनों के बीच किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 75वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 75वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 1928 छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में युवकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु किस गठन का। तो युवक की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं तो कौन सा गठन करेंगे,
यूथ का गठन बनाएंगे तो यूथ लीग की स्थापना की थी। कौन सी लीग की जी? यूथ लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1930 को रायपुर महाकौशल राजनीतिक परिषद में कौन सा कार्यक्रम किया गया था? तो 1930 में 15 अप्रैल को प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ने का क्या किया गया था? कार्यक्रम किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76वां। अगला क्वेश्चन देखिए 77 पे, 77 क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं ठीक से। तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह 9 सितंबर 1930 को प्रारंभ हुआ, एकदम सही है, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता में यति यतनलाल, शंकर राव गनौदा वाले शामिल थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन का कारण क्या था? तो छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन का कारण क्या था? अछूत उद्धार कार्यक्रम, ठीक है। अछूतोद्धार कार्यक्रम इनका उद्देश्य था गांधी जी का। चूंकि गांधी जी 1933 में आए, उससे पहले ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ठीक है, राजीव में अछूत उद्धार कार्यक्रम चालू कर दिया था। वो प्रवेश कराना चाहते थे राजीव लोचन मंदिर में, ठीक है, लेकिन दलितों को, लेकिन वहां पे प्रवेश भीड़ को देख के उन्होंने हड़कंप मच जाएगा करके वहां प्रवेश नहीं कराया, राम जानकी मंदिर में प्रवेश करा दिया। क्लियर है? तो इनका कार्यक्रम क्या था? अछूत उद्धार। जब छत्तीसगढ़ आए तो उनको पता चला कि छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल नाम का एक व्यक्ति है जो इस कार्यक्रम को पहले ही करा चुका है। तो गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रज कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत और बरार में ई राघवेंद्र राव मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के बाद प्रधानमंत्री कौन हुए? यहाँ प्रधानमंत्री कौन हुए? तो ये डॉक्टर खरे हुए थे प्रधानमंत्री। देखिए उनका पूरा नाम था डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर जी? इसका बी इज द राइट आंसर। ग्वालियर टैंक मैदान से रायपुर लौटते समय, ग्वालियर टैंक मैदान से रायपुर लौटते समय मलकानपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए नेताओं में शामिल नहीं थे। अर्थात कौन वहां पे मलकानपुर रेलवे स्टेशन में किसको गिरफ्तार नहीं किया गया? अर्थात वहां पे भाग नहीं लिए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ये गए थे भाई, बैरिस्टर छेदीलाल भी गए थे, सेठ शिवदास डागा भी गए थे, ई राघवेंद्र राव उस कार्यक्रम में भाग लेने नहीं गए थे। तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें नहीं को आपको टारगेट करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 81वां क्वेश्चन पूछ रहा है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर से प्रकाशित होने वाली अग्रदूत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके केशव प्रसाद वर्मा जो है इसके संपादक थे अग्रदूत पत्रिका के। क्लियर है? यहां तक बन गया? यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, रायपुर डायनामाइट केस 1942 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके नेतृत्वकर्ता ईश्वरी चरण शुक्ल थे। जी नहीं, ये गलत है। नारायण दास राठौर ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था, सुधीर मुखर्जी दिए थे, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य रायपुर के दीवाल को डायनामाइट से ढहाकर राष्ट्रवादियों को मुक्त कराना था या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को मुक्त कराना था। इसका सही आंसर है, ठीक है। क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है। तो इसमें सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अविनाश संग्राम सहयोगी में से एक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों व उनके कर्तव्य स्थलों में से सही सुमेलित नहीं। रघुनंदन सिंह राव, इनके बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये दुर्ग के थे। रामदेव आचार्य, इनका संबंध पाटन से था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। योग नीति, इनका संबंध शिवरी नारायण से नहीं था, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीर्थनाथ तिवारी रायपुर, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जुलाई 1921 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिलासपुर आगमन हुआ। ठीक, आने का उद्देश्य क्या था? तो 5 जुलाई 1921, इस समय क्या चल रहा था भारत में? असहयोग आंदोलन था। तो छत्तीसगढ़ वासियों का असहयोग आंदोलन में समर्थन लेने के लिए वो छत्तीसगढ़ आए थे। आप कमेंट करके बताएंगे इनके साथ और कौन कौन छत्तीसगढ़ आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था? तो ये पंडित ठाकुर प्यारेलाल द्वारा चलाया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ चलाया गया था। चतुर्थ डिटेक्टर जो रायपुर नगर की दाई के नाम से प्रसिद्ध हैं वो कौन थी? तो वो थी श्रीमती राधाबाई। याद रखिए, इन्हें रायपुर नगर की दाई कहा जाता है। और रायपुर नगर की माता कौन कहलाती हैं? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है भाई? गांधी जी के छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन पर निम्न में से किस स्थान पर नहीं पहुंचे? छत्तीसगढ़ जब गांधी जी दूसरी बार आए तो कौन से स्थान पर नहीं पहुंचे थे? दुर्ग गए थे, बिल्कुल गए थे। बिलासपुर भी आए थे, जी हाँ। बलौदा बाजार भी गए थे, जी। धमतरी भी गए थे, गरियाबंद भी गए थे। कहाँ नहीं गए थे? तो राजनांदगांव नहीं गए थे। तो इसका क्या पूछा गया है? नहीं गए थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1938 में सेवा दल का गठन पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और सुखराम ने की। इसका स्थान था तो ये जो है खैरागढ़ में किया गया था। बन जाएगा डी, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में धमतरी से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में धमतरी से भाग लेने वाले व्यक्ति थे छोटेलाल श्रीवास्तव। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी में है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विद्यार्थी जुलूस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बिल्कुल सही है। रणवीर सिंह शास्त्री की गिरफ्तारी हुई थी। जी हाँ, रणवीर सिंह शास्त्री की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ संविधान सभा में से नियुक्त सदस्य थे। तो छत्तीसगढ़ संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से नियुक्त सदस्य कौन थे? तो ये थे ई राघवेंद्र राव। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 को राज्य के राजनेताओं ने विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया। गांधी चौक बिलासपुर में झंडा फहराया। किसने झंडा फहराया भाई? ये इसका आंसर, आप बिलासपुर में रहते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप बताएंगे। क्योंकि बिलासपुर में गांधी चौक में किसने जो है झंडा फहराया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। 1938-39 में निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन गांधी जी के परामर्श से स्थगित कर दिया गया? तो ये जो है छुई खदान किसान आंदोलन जो है, ऑप्शन नंबर डी, वो जो है गांधी जी के सलाह से स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। बस्तर रियासत से भारत के विलय पत्र में किसने हस्ताक्षर किए थे? माफ कीजिएगा, नंबर में गड़बड़ी हो गई क्या? ठीक है, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। चलिए बस्तर रियासत से भारत के विलय पत्र में किसने, बस्तर से जो साइन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था महाराज प्रवीरचंद महंदेव। इन्होंने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। सारंगढ़ रियासत के शासक जवाहर सिंह को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब दिया था? तो इन्हें 1909 में शासक होने का सनद प्रदान किया गया था। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96वां क्वेश्चन। 96 क्या पूछ रहा है? भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाला छत्तीसगढ़ में प्रथम रियासत कौन सा था? तो ये जो है भारत संघ में प्रवेश देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला रियासत हुआ था खैरागढ़। वायसराय लॉर्ड लिन्थगो ने द्वारा लखनऊ में रायगढ़ रियासत के किस राजा को संगीत सम्राट, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं संगीत सम्राट के नाम से, और इनको कहा जाता है चक्रधर सिंह। आप कमेंट करके बताएंगे चक्रधर सिंह के सम्मान में छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है और किस समय मनाया जाता है? शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। सत्याग्रह आश्रम
की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुंदरलाल शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके प्रयासों से 99 क्वेश्चन, किसके प्रयासों से 1906 में छत्तीसगढ़ रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये जो है सीएम ठक्कर, किसके सहयोग से? सीएम ठक्कर के सहयोग से छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 100वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? ये पूछा गया है हिंद केसरी, ठीक है, हिंद केसरी इसके संपादक कौन थे? यहां पर पत्रिका होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए संपादक। अभी आप एक क्वेश्चन में देख चुके हैं, अग्रदूत के कौन थे जी? केशव प्रसाद वर्मा। देखिए 4 किस्में हैं, तो आपको या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। हिंद केसरी के बिल्कुल माधवराव सप्रेती थे। कर्मवीर के थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो 1, 3 ए में ही है, इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। पहले 20 का हमने पहले पार्ट में कर दिया था, जिसमें तबियत खराब हो जाने की वजह से उसको 20 क्वेश्चन किया गया था। आज हम लोग 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं, कौन कौन सा किसका आंसर है। यदि आप आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही छांट छांट के निकाले जाते हैं। इस पर हमारी टीम द्वारा बहुत मेहनत किया जा रहा है। तो आप यदि अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो चंद्रहासिनी एकेडमी बिलासपुर गांधी चौक में आइए और क्लासेस आरक्षक के लिए अलग से चल रही हैं, उससे जुड़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।